क्या कोई एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के दम पर सदियों पुरानी सामाजिक जंजीरों को तोड़ सकता है? आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे संघर्ष से ही क्रांति पैदा होती है। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर को और करीब से जानते हैं। उनकी पूरी कहानी का सार कह सकते हैं इसी एक लाइन में छिपा है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उनका मूल मंत्र था। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि ज्ञान ही वो असली हथियार है जिसके आगे जाति के सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। और बस यही एक पहचान उनके जीवन के पहले और सबसे बड़े संघर्ष की वजह बन गई। बचपन से ही उन्हें एक ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे अपनी ही क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं है, और जब उसे प्यास लगती है तो वो जाके पानी के मटके को छू भी नहीं सकता। बस इंतज़ार कर सकता है कि कोई चपरासी आएगा और ऊपर से उसके हाथों में पानी डालेगा। और इसी दर्द को उन्होंने बाद में इन 3 शब्दों में समेट दिया: चपरासी नहीं तो पानी नहीं। ये देखिए, ये सिर्फ पानी ना मिलने की बात नहीं थी, ये हर रोज हर पल होने वाले अपमान की कहानी थी। लेकिन जानते हैं, इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की रोशनी भी थी। उनके एक टीचर थे महादेव अंबेडकर, जो खुद एक ब्राह्मण थे। वो भीमराव को इतना मानते थे, इतना स्नेह करते थे कि उन्होंने स्कूल के रिकॉर्ड में अपना सरनेम ही भीमराव को दे दिया। और इस तरह जो नाम उन्हें मिला वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। ये वो दौर था जब उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही उनकी आज़ादी का रास्ता बनेगी। बड़ौदा के महाराजा ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। जरा एक नज़र उनकी पढ़ाई के सफ़र पर डालिए। बॉम्बे से शुरुआत, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी साहब, ये तो ज्ञान की दुनिया पर एक जीत थी। ये दिखाता है कि ज्ञान हासिल करने की उनकी भूख कितनी जबरदस्त थी। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है: 18। वो दिन में 18 घंटे पढ़ाई करते थे, और कई बार तो सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर। ये पढ़ाई नहीं थी, ये ज्ञान के लिए एक तपस्या थी। विदेश में बिताया गया ये वक्त सिर्फ किताबों के लिए नहीं था। जैसा उन्होंने खुद कहा, ये पहली बार था जब उन्होंने असली आज़ादी को महसूस किया। एक ऐसा समाज जहां उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत से थी। ये सिर्फ दिमागी आज़ादी नहीं थी, ये एक रूहानी आज़ादी थी। लेकिन जब वो डिग्रियां लेकर भारत वापस आए तो एक कड़वी हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। उनकी विदेशी डिग्रियां भी समाज में फैले जातिवाद के जहर को नहीं काट सकी, और इसी अपमान की आग ने उन्हें एक समाज सुधारक नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी बना दिया। तो उन्होंने क्या किया? उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। 3 कदम। पहला, मूक नायक जैसे अखबार निकालकर उन लोगों को आवाज देना जिनकी कोई नहीं सुनता। दूसरा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्था बनाकर लोगों को एक साथ लाना, उन्हें संगठित करना। और तीसरा, महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन करके सीधे जमीन पर संघर्ष करना। ये जो महार सत्याग्रह था ना, ये सिर्फ पानी के लिए एक लड़ाई नहीं थी। सोचिए, जब उन्होंने हजारों लोगों के साथ उस सार्वजनिक तालाब से पानी पिया तो वो एक घूंट पानी नहीं था, वो मानवाधिकारों और बराबरी का एक जीता जागता ऐलान था। एक छोटे से काम के जरिए एक बहुत बड़ी सोच को चुनौती दी गई थी। और फिर आया उनका शायद सबसे क्रांतिकारी कदम। उन्होंने सबके सामने मनुस्मृति को जला दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यही वो ग्रंथ है जो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को सही ठहराता है। ये उस पूरी व्यवस्था की जड़ों पर एक सीधा हमला था। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के उस सबसे बड़े पड़ाव की, जहां न्याय के लिए उनकी लड़ाई एक इंसान के संघर्ष से बढ़कर पूरे देश की तकदीर लिखने का मिशन बन गई। इसको समझना बहुत जरूरी है। 1932 में हुआ पूना पैक्ट। देखिए, अंबेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल चाहते थे। इसका मतलब था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे ताकि उनकी अपनी एक मजबूत राजनीतिक आवाज हो। लेकिन गांधी जी को लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। आखिरकार बीच का रास्ता निकला आरक्षित सीटों पर। और देखिए, किस्मत का खेल। यही राजनीतिक संघर्ष और कानून की गहरी समझ
उन्हें उस मुकाम पर ले आई जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा, भारतीय संविधान के निर्माता। कमाल की बात है ना, जिस इंसान को समाज ने अपने नियमों से हमेशा बाहर रखा, एक दिन उसी इंसान ने पूरे देश के लिए नियम बनाए। ये जो 4 बातें यहां लिखी है ना, ये सिर्फ कानून के कुछ शब्द नहीं हैं, ये उनके पूरी जिंदगी के संघर्ष का निचोड़ है। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सबसे बढ़कर आर्टिकल 17, जिसने छुआछूत यानी अस्पृश्यता को हमेशा हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। वही छुआछूत जिसे उन्होंने अपने बचपन में खुद झेला था। तो अब कहानी के आखिरी पड़ाव पे आते हैं। उनकी विरासत क्या है और उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति का वो आखिरी और सबसे बड़ा कदम क्या था? ये एक वाक्य उनके दशकों के संघर्ष, उनकी कोशिशों और उनके गहरे दर्द को बयां करता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही उसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अब नामुमकिन है, तब उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसला लिया। और वो फैसला था बौद्ध धर्म अपनाने का। उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जहां जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो हुआ, वो सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, वो जाति की जंजीरों से आज़ादी का एक सामूहिक ऐलान था। तो आखिर में डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता क्या है? ये हमें सिखाता है कि अन्याय को हराने का एक फॉर्मूला है, ज्ञान की ताकत, सच के लिए खड़े होने का साहस और एक साथ मिलकर संगठित होने की शक्ति। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो किसी भी चट्टान जैसी व्यवस्था को हिला सकती हैं। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बराबरी वाले भारत का सपना देखा था, वो आज कहाँ तक पूरा हुआ है? इस सवाल पर सोचना और काम करना ही शायद उन्हें हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि